आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक आदमी अपनी वासना को शांत करने के लिए न जाने कौन सी हद तक चला जाता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनकी ज़िंदगी के साथ किए गए खिलवाड़ को कभी ईश्वर भी माफ़ नहीं करता। यह कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मिल मालिक ने उसकी ज़िंदगी छीन ली थी। इतनी ज़ोर से दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ सुनकर बिजली की नींद टूट गई। बदन पूरी तरह पसीने से तर था। उसने सहमी निगाहों से कमरे का मुआयना किया। घड़ी की छोटी सुई 3 पर ठहर गई थी। बिजली का भारी भरकम शरीर इस वक्त दर्द से पूरी तरह टूट रहा था, लेकिन कोई लगातार दरवाज़ा पीटे जा रहा था। इस वक्त कौन आया होगा? बड़बड़ाती हुई बिजुरी को बेड से उठने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। कौन है बाहर? उसने अपने पैरों को फर्श पर टेकते हुए मारवाड़ी लहजे में पूछा। उसी क्षण दरवाजे पर होने वाली दस्तक रुक गई। कौन है? उसकी आवाज़ कांप उठी। चेहरे पर असमंजसता के भाव उत्पन्न हो गए। तभी बाहर से धीमी आवाज़ उभरी। ताई जी, ओ ताई जी, मालिक मने बार बार हाथ लगावे से। उसकी नीयत मने कुछ ठीक नहीं लागे ताई जी। तड़पती हुई आवाज़ ने उसे झकझोर कर रख दिया। कौन हो तुम? दरवाजे पर ठिठक कर उसने फिर से पूछा, जैसे जानकर भी वो अनजान बन रही हो। उस वक्त किसी लड़की की सिसकियाँ सुनाई दी। मैं हूँ चुटकी, पहचाना ताई जी? जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उसके बदन में सिर से पांव तलक बिजली का करंट दौड़ गया। कुछ पल की खामोशी को फिर से उसी आवाज़ ने तोड़ा। मालिक री नीयत ठीक ना है और वे मन ने बार बार छेड़े है। असीम दर्द था उसकी आवाज़ में। दिल को चीर देने वाली फरियाद थी। अब ठीक दरवाजे के नज़दीक से सिसकियाँ उभरी। बिजुरी दरवाजे से 2 कदम पीछे हट चुकी थी। उसका हृदय बल्लियाँ उछलकर पसलियों से टकराने लगा। स्वतः ही उसके कदम एक कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने भीतर झांका। उसके 2 बच्चे अपने नाकारा पति के साथ चैन की नींद ले रहे थे। उसने राहत की सांस ली, कमरा बंद किया, फिर दबे पांव मेन गेट की ओर आगे बढ़ी। मेन गेट की कुंडी खोलते वक्त उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दरवाज़ा खोलने में उसका जी राजी नहीं था, मगर बिलकती हुई आवाज़ ने उसको बेचैन कर दिया था। सो वह हरकत में आई। किसी हॉन्टेड हाउस के मेन गेट की मानिंद डरावनी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। कुछ अजीब किस्म की बदबू उसके नाक में घुस गई। उसके चेहरे पर नागवारी के भाव उभरे। दरवाजे पर किसी को ना देखकर दुनिया भर का आश्चर्य उसकी आंखों में उमड़ आया था। गली के 2-4 कुत्ते भागते हुए आकर उसके प्रवेश द्वार को घूरते हुए भौंकने लगे। सर्द हवा ने बदन को छुआ तो रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने तेजी से दरवाज़ा बंद करना चाहा कि तभी उसकी निगाहें साइड पर रखे चौरस बॉक्स पर जम गई। हैरानी से वह उस बॉक्स की ओर घूर रही थी जिसमें कुछ चहल पहल थी। बॉक्स अपनी जगह से बार बार खिसक रहा था। इस वक्त ये बॉक्स कौन छोड़ गया होगा? अपना ही सवाल उसे अजीब लगा। बिजुरी ने अपनी सहमी निगाहों से आसपास देखा। दूर दूर तक अंधेरा छाया था। पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी गायब थी। एक छोटी सी लड़की का दयनीय चेहरा बिजुरी को कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिसकी हृदयद्रावक आवाज़ उसने कुछ देर पहले सुनी थी। उलझन के बावजूद बॉक्स को देखने की ललक ने उसे घुटनों पर बिठा दिया। डरते डरते उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उसे काफ़ी घबराहट फील हो रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने बॉक्स को नज़दीक खींचा। कुत्ते अपनी जगह पर डटकर अभी भी भौंक रहे थे। बिजुरी ने बॉक्स को ऊपर से खोलकर देखा। बॉक्स के भीतर से
बहुत सारी मक्खियाँ बिन बिनाते उड़ी। बदबू इतनी भयानक थी कि बिजली को वॉमिट होने लगी। मुंह ढक कर उसने बॉक्स को अपनी ओर झुकाया। अंदर का नज़ारा देखते ही बिजली का तार छू लिया हो ऐसा झटका उसे लगा। हड़बड़ाकर वह खड़ी हो गई। अजन्मे भ्रूण के छोटे छोटे टुकड़े उसकी आंखों में तैरने लगे। कितना विभत्स दृश्य था। तेजी से पलटकर बिजली ने घर में घुसते ही दरवाजे को कुंडी लगा दी। उसकी सांसें दौकने की मानिंद चल रही थी। अब वह 1 मिनट भी फर्श पर रुकना नहीं चाहती थी, सो तेजी से बेड पर चढ़ गई। वही वक्त था जब दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। बिजुरी का दिल धक से रह गया। ताई जी, ओ ताई जी। वहीं डरी हुई माहीन आवाज फिर से सुनाई दी। ताई जी, मन्ने मालिक कन्ने छोड़ने आएगा। बिजुरी ठंडी और बेजान आंखों से दरवाजे को घूरती रही। उसकी जबान को जैसे लकवा मार गया। चाहकर भी उसके मुंह से बोलना फूटा। दरवाजा जोर जोर से पिटा जाने लगा। फिर वह चिल्लाई, ताई जी, मने बचा लो ताई जी, मालिक की नीयत ठीक ना लागे, मने अपने गंदे हाथों से मन्ने छूता है वो। उस बेबस लड़की की आवाज बिजुरी के कानों में शीशे की तरह उतर रही थी। उसने कंबल ओढ़ लिया। कमरे में होने वाली छोटी से छोटी हरकत वह चौकन्नी होकर सुन रही थी। कुछ देर तक लड़की चीखती रही, फिर शांत हो गई। बिजुरी ने अपने सीने पर बोझ महसूस किया। उसने हड़बड़ाकर मुंह से कंबल हटाया। वहां कुछ भी तो नहीं था। उसने कंबल से दोबारा जैसे ही मुंह ढका था कि सीने पर भारी वजन आ गया। किसी ने उसका गला दबोच लिया था। बिजुरी दम घुटने के कारण छटपटाने लगी। आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई। बिजुरी के सीने पर कुछ भारी भरकम चीज गिरी। बौखलाई हुई वह उछलकर बैठ गई। तेजी से छलांग लगाकर एक बिल्ली जान बचाकर भागी। बिजुरी की सांसें तेज हो रही थी। दिल धाड़ धाड़ करके पसलियों से टकरा रहा था। पसीने की ठंडी बूंदें चेहरे से उतरकर बिस्तर पर टपकने लगी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छाया था। कितना डरावना सपना देखा। आज तक कभी उसने इतना डर महसूस नहीं किया। ना ही दामन पर आज तक दाग लगने दिया। लगता भी कैसे, सामने सिर जो इतना बड़ा था, पैसों में कितनी ताकत होती है। वो सोचती रही, कुछ अपनी मजबूरी है, वरना ऐसा काम हरगिज मैं ना करती। कभी कभी अपने आप पर नफरत होवे है। इतना मोटा शरीर लेकर मारे से अब कोई काम ना होवे। जब मारा देह सुडौल था तब तक मालिक ने मारे में दिलचस्पी थी, पर अब वह देखता भी नहीं है। अब तो उसे कुंवारी चिड़िया चाहिए। जब तक पूरी तरह चूस नहीं लेता, गुटली फेंकता नहीं वो। परसों मन ने बोला था, बिजुरी, कच्ची कली को मसले अरसा बीत गया, मन ना ही लागे कट्ठे मारो। ये ले 5,000 रुपये, बाकी काम होने के बाद। और सुन, ज़रूरतमंद को पहला मौका देना। मारी नज़र में एक छोरी है मालिक, टावर है, जरा संभाल लेना। ज़रूरतमंद हो तो उसे कल ही लेकर आना। रुपयों की गड्डी अपनी चोली में ठूंस कर बिजुरी वहाँ से निकल गई। दूसरे दिन सुबह पूरी तैयारी करके वह निकली। ठंड से वह बुरी तरह कांप रही थी। वैसे बाहर इतनी सर्दी नहीं थी। बिजुरी ने बड़े ही लट्टू भाव से उसे सीढ़ से पांव तलक देखा। कुछ हद तक लड़की चेंप गई। बनारसी पान से बिजुरी के होठ लाल हो चुके थे। चूड़ीदार सलवार और पंजाबी स्टाइल के कुर्ते में उसका ठट्ठा देखते ही बनता था। जुगाली करते हुए वह देवी का हाथ थामे आगे बढ़ी। देवी उसे देखकर हैरान थी कि इतना भारी भरकम शरीर लेकर ठीक से चल भी नहीं पाती और पता नहीं वह मिल में काम क्या करती होगी। ऑटो से दोनों सीधे मिल में पहुंचे। इतने बड़े जॉइनिंग मिल में प्रवेश करते ही देवी काफ़ी नर्वस फील कर रही थी। बिजुरी ही थी जो उसकी हौसला अफजाई करती जा रही थी। मशीन की घरर घरर आवाज़ कान के पर्दे चीरती जा रही थी। देख छोरी, डरने की कच्छू ज़रूरत ना है, सब मारे पर छोड़ दे। बस एक बात याद रखना, जितना पूछा जाए
उतना ही मुंह खोलना, बाकी मैं संभाल लूँगी। जी ताई जी। देवी घबराहट के मारे इतना ही बोल पाई। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें देवी को बेढंगी और अजीब सी लगी। अब तू बिना डरे मारे पीछे आ जा। इतना कहकर उसने ब्लैक कलर के ग्लास वाली ऑफिस का दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा की लहर उसके रोम रोम को छू गई। अपने दुबले पतले शरीर को सादे वस्त्रों में समेटते हुए वह सिकुड़ कर ऑफिस में दाखिल हुई। मालिक। रिवॉल्विंग चेयर में बैठे हुए उस आदमी ने बिचौरी को देखा। यह देवी है, उसने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके माई बाबा कोरोना की चपेट में आ गए। महज 13 साल की उम्र में ही इस पर अपने बीमार दादा की जिम्मेदारी आन पड़ी है। अपनी मिल में छोरी को काम मिल जावे तो। उसी समय एक महिला छोटी सी टोकरी में सेब लेकर आई। सेब को हाथ में दबाते हुए वह बोला, इतने कच्चे सेब मत लाया करो झुमरी, तुम्हें पैसे नहीं दिए जाते क्या? आगे से ध्यान रखोगी मालिक। इतना कहकर टोकरी वाली महिला बाहर चली गई। अगले ही पल उसने बिचूरी के सामने देखा और कहा, छोरी के लिए वैसे तो यहाँ कोई काम नहीं है, पर आने जाने वाले को थोड़ा चाय पानी कर दे बहुत है। पूछ लो, कर लेगी तो रख लेंगे। मेरी ऑफिस में दिन भर रुकना पड़ेगा। बस सब कर लेगी मालिक, बिचूरी ने तपाक से कहा था। छोरी ने पूछ ले। उस लोलुप आदमी की निगाहें बच्ची के बदन को घूर रही थी। तू सब काम कर लेगी बेटा? बिचूरी ने लड़की को औपचारिक रूप से पूछा। संकोच के कारण लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। उस शैतान की आंखों में वहशी चमक छा गई। जब बिचूरी लड़की को छोड़कर जाने लगी तो मालिक ने हुक्म दिया, लड़की को ले जाओ और ऑफिस के संलग्न जो कमरा है साफ करवा दो। ठीक है। इतना कहकर होठों में मुस्कुराती हुई बिचूरी देवी को लेकर एक छोटे से कमरे में पहुंची, जिसका द्वार ऑफिस में ही था। देवी की मासूम निगाहें दीवारों पर लगी कामुक तस्वीरों को आश्चर्य से देख रही थी। अपनी पीठ पीछे चुभती हुई उस भेड़िए की निगाहों का मतलब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था। कमरे में मखमली सोफा और डनलप के गद्दे वाला बेड देखकर देवी के छोटे से दिमाग में घमासान मच गया था। कमरे की साफ सफाई करके चद्दर झटक लेना, अभी चलती हूँ, शाम को घर साथ ले जाऊंगी। बिचूरी चली गई, पीछे दहशत भरा सन्नाटा छोड़कर। इस छोटे से कमरे में एसी था। कुछ तो अजीब बात थी यहाँ। देवी की पारखू निगाहों ने यह बात ताड़ ली थी, जैसे कहीं छुपकर किसी की आंखें उसे घूर रही थी। देवी ने कमरे के हर कोने को खंगाला। सब कुछ ठीक पाकर उसने चद्दर उठाई। चद्दर को झटकने लगी ही थी कि अचानक हवा की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। भाग जाओ देवी, भाग जाओ। आवाज़ सीधी देवी के कानों में फूंक की तरह घुसी। एक झटके के साथ देवी ने अपना सिर उठाया। खौफ भरी निगाहों से उसने फिर से कमरे का अवलोकन किया। बेड के नीचे भी देखा, कहीं कुछ नहीं था। अपने मन का भ्रम समझकर देवी ने वापस चद्दर उठा ली, झटका और बेड पर बिछाने लगी, तभी वापस वही फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग जाओ देवी, यहाँ से भाग जाओ। अब उसे सचमुच डर लगने लगा था। उसके हाथ पैर को जैसे लकवा मार गया। एक ही जगह पर भूत बनकर खड़ी देवी की सहमी निगाहें कुछ पकड़ने की कोशिश में लग गई थी, मगर वह कामयाब ना हो सकी। एकाएक उसकी चोटी हवा में ऊपर उठी। घबरा कर वह पलटी की, फिर से वही फुसफुसाहट ने उसे चौंकाया। भाग जाओ देवी, यहाँ से भाग जाओ। कोई उसे भागने की स्पष्ट वार्निंग दे रहा था। अब रुकने में उसे अपनी जान का जोखिम लगा। वह चुपचाप उस रहस्यमय कमरे से बाहर निकलकर ऑफिस में आई। मालिक मिल के चक्कर लगाने निकले होंगे। मौका पाकर वह भाग निकली। शहर यहाँ से 2 मील दूर था। बिहड़ रास्ते पर वो ऐसे भागी जैसे चित्ते की गिरफ्त से छूटकर हिरन भागता है। भागते भागते देवी 1 मील जितना अंतर तय कर चुकी थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। सहसा उसे ठोकर लगी। वह एक पेड़ की तह में जाकर लुढ़क गई। उसके घुटने छिल गए थे। थक कर निढाल सी पड़ी थी कि हड़बड़ा कर पलटी मार के बैठ गई। हाथ मिट्टी में धंस गए थे कि
कुछ अजीब सी चिकनाहट उसकी उंगलियों से टच हुई। उसने मिट्टी को वहां से हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक छोटी सी प्लास्टिक बैग में ताज़ा जन्मा कच्चा भ्रूण था। उसकी खुली आंखों में चींटियों ने अपना घर बना लिया था। भ्रूण का एक हाथ और एक पैर टूट चुका था। देवी को भ्रूण की ऐसी हालत देखकर बड़ी ही घिन हुई। वो बरगद का राक्षसी पेड़ था जहां बदहवास सी देवी बैठी थी। कभी वह अपने सामने पड़े भ्रूण को तो कभी घबरा कर पीछे देखती थी। तभी अचानक कहीं से एक लड़की देवी के सामने जिन्न सी प्रकट हुई। तुम देवी हो ना? कांच जैसी आंखों से देवी को घूरते हुए उसने पूछा। देवी ने हाँ कहा। मैं उस मिल से भागकर आई हूँ, तुम मुझे यहाँ से ले चलोगी? देवी ने गिड़गिड़ाकर पूछा। शायद ये लड़की भी मालिक की चुंगल से निकलकर भागी होगी। ऐसा सोचकर देवी ने उसका हाथ थाम लिया और चिल्लाई, चल भाग यहाँ से। देवी का इतना ही कहना था कि देखते ही देखते एक बवंडर उठा जो देवी को साबुत वहां से उड़ा ले गया। बिजुरी एक दो स्त्रियों को लेकर देवी के पीछे आई थी। जब वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची तो वहां खुले बालों वाली एक लड़की को देखा। उसके सारे बाल सिर पर ऐसे दिख रहे थे कि उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। कौन हो तुम? बिजुरी ने कड़क लहजे में पूछा। उस लड़की ने अपना चेहरा उठाकर बालों को दोनों हाथों से पीछे किया। सामने सुर्ख आंखों से घुरती चुटकी को देखकर सबके छक्के छूट गए। बिजुरी के साथ आई महिलाएं भाग गई। बिजुरी से भागा नहीं जा रहा था, फिर भी वह जान बचाकर वहां से निकली। ये क्या था और क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए हम कहानी के दूसरे पहलू को सुनते हैं। संतोष हॉस्पिटल से घर लौटी थी। प्राइवेट डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है। वो अपने पड़ोसन को देखकर बड़बड़ाती हुई अपने घर के बरामदे में दाखिल हुई। क्या हुआ संतोष? संतोष की बड़बड़ाहट सुनकर पड़ोसी ने उसे पूछ लिया। अरे क्या बताऊँ भाभी जी, मुन्ने का टीका लगवाने गई थी। कोरोना के चलते इसके पापा ने प्राइवेट में टीका लगाने की हिदायत दी थी। जो टीके सिविल में मुफ्त में लगते हैं ना, उनके प्राइवेट वाले कितने पैसे हटते हैं। भाई साहब ने नन्ही सी जान की सेहत के बारे में सोचकर ठीक ही कहा होगा संतोष। संतोष को पड़ोसन की बात ठीक लगी, मगर वह भी क्या करती। पैसों की इतनी जो दिक्कत थी, पैसा पानी की तरह बहता देखकर तो जी किसका नहीं जलता। उसका घर वाला टैक्सी चलाता है और इन हालात में 2 रोटी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, उससे बेहतर कौन जान सकता था। मुन्ने को झूले में बिठाकर वह किचन में आई। गली के कुत्तों की वजह से उसने घर का दरवाज़ा बंद किया। किचन से मुन्ने का झूला साफ दिखाई दे रहा था। वह फटाफट खाना बनाने लगी क्योंकि जानती थी कि 12:30 होते ही पतिदेव घर पधारेंगे। खाने में जरा सी भी देर हुई तो चिल्लाना शुरू। मटर पनीर के लिए वह मटर को साफ पानी से एक बार धोने लगी कि अचानक बच्चे की किलकारियों ने उसको चौंकाया। झटके से गर्दन मरोड़ कर उसने झूले को देखा। उसकी सांस गले में अटक गई। उसका मुन्ना झूले की ऊपरी स्टील की पट्टी के नीचे उल्टा लटका हुआ था। हैरत की बात है कि उसे उल्टा जिसने भी पकड़ रखा था वह नजर नहीं आ रहा था। संतोष की जान निकल आई। बदहवास सी भागती हुई संतोष झूले के पास आई। वह शक पकाकर रह गई। झूले में झूलती कोई बड़ी लड़की के पैर बाहर तक पसरे नजर आए। मुन्ना उसे देखकर ही किलकिलारियां करके अपने हाथ हिला रहा था। एक पल के लिए संतोष को लगा झूला टूट जाएगा, मगर वह जो भी कोई उसमें बैठा था उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी। संतोष ने डरते डरते मुन्ने को झपट कर अपने हाथ में ले लिया। तभी उसकी निगाहें झूले में पड़ी और लड़की के चेहरे से टकराई। उसे देखकर संतोष के पसीने छूट गए, हाथ पैर कांपने लगे। बरबस ही उसके होठों से निकला, तो तुम तो मर गई थी। आवाज़ झूले के अंदर से आई। उसके चेहरे पर बेखौफ मुस्कुराहट देखकर संतोष के तिरपन कांप गए। अपने मुंह पर हाथ रखकर वह 2 कदम पीछे हट गई। उसे अभी भी अपनी नज़रों पर यकीन नहीं हो रहा था। शुक्र है मुझे तुम भूली नहीं हो। उसकी आवाज़
पूरे कमरे में गूंज रही थी। बताओगी नहीं तुमने मुंह बंद करने के कितने पैसे लिए थे? संतोष को जैसे सांप सूंघ गया। टांगे बुरी तरह कांपने लगी। उल्टे कदमों से पीछे हटती हुई संतोष किचन की दीवार से जा चिपकी। किचन में खटपट हुई तो संतोष ने नजर घुमाई। गैस स्टोव से आग की लपटें निकल रही थी और आग पर चुटकी खड़ी थी। आग जरा सी भी उसे छू नहीं रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में अंगारे लौटने लगे थे। मुन्ने को घूरती हुई वो बोली, अपने बच्चे की जान प्यारी नहीं है तुम्हें? कितने में बिकी हो तुम, बोलो? तुम्हारी जबान को लकवा मार गया क्या? कमरे में चारों तरफ गूंजती उसकी कठोर आवाज सुनकर वह थर थर कांपने लगी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो चुटकी। संतोष ने 2 हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिजुरी ने मुझे मुंह बंद रखने के 50,000 रुपये दिए थे। मैं लालच में आ गई थी। तुम्हारी मौत के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। संतोष ने इतना कहा ही था कि चुटकी पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। वह आंखें फाड़ फाड़ अभी भी स्टोव को देख रही थी। खौफ से बेखबर मुन्ना संतोष की गोद में मुस्कुरा रहा था, जबकि संतोष का हृदय जैसे बैठ गया। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। कुछ वक्त पहले मुन्ने का टीका लगवाने के लिए वो डॉक्टर के क्लिनिक गई थी। वहां चुटकी के साथ बिजुरी भी मौजूद थी। महज 13 साल की लड़की की प्रेगनेंसी चेक करते डॉक्टर ने उसे कहा, इतनी छोटी उम्र में 3 महीने चढ़ना हैरानी वाली बात है। अब दवाई ये काम नहीं करेगी। लड़की की जान को खतरा है। बोलो क्या करना है? सफाई। और क्या डॉक्टर? बच्चे को जन्म देकर अपना मुंह काला नहीं करना है हमें। पहले ही अपनी बच्ची पर कंट्रोल बनाए रखती तो ये नौबत नहीं आती, डॉक्टर ने तंज कसते हुए कहा। 10,000 रुपये लगेंगे। ठीक है डॉक्टर, जितना हो सके जल्दी निपटा दो। बिजुरी की बात संतोष ने सुनी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह चुटकी को अपनी बेटी बता रही थी, जबकि बिन माँ बाप की चुटकी अपने ही मोहल्ले में दादा दादी के साथ रहती थी। डॉक्टर को सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी था। ये सोचकर वो आगे बढ़ी, मगर बिजुरी की पारखी नज़रों ने उसका इरादा भांप लिया। वह तेजी से बाहर आई। संतोष के हाथों में रुपयों की गड्डी थमाकर बोली, ये ले पकड़ और अपनी जबान बंद रखना। खामखा मालिक से उलझने की ज़रूरत नहीं है। संतोष ने पैसे लेकर नजरें झुका ली। जिनिंग मिल के मालिक हुक्म सिंह का गांव में भारी दबदबा था। मजाल थी किसी की जो उसका नाम ले। बिजुरी गांव की स्त्रियों को उसके सामने परोसती थी। यह बात किसी से छिपी नहीं थी। बदनामी के डर से कोई कुछ नहीं बोलता था, मगर आज तो हद हो गई। एक 13 साल की बिन माँ बाप की बच्ची को उसने मालिक की हवस का शिकार बनाया। मालिक का विरोध करके संतोष उससे सीधी दुश्मनी मोड़ लेना नहीं चाहती थी। रुपये लेकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। 2 दिन बाद चुटकी के मरने की खबर सुनकर संतोष रात भर सो नहीं पाई। चुटकी के दादा दादी को भले ही मालूम नहीं था कि उनकी पोती की जान कैसे गई, पर संतोष सारे वाक्य से अवगत थी। उसे बड़ा ही दुख हुआ था। वह खुद को चुटकी की गुनहगार समझने लगी थी। संतोष अच्छी तरह समझ गई थी कि चुटकी अब किसी को भी बख्शने वाली नहीं है, सबका बराबर हिसाब करेगी। उसने अपने वर को फ़ोन करके बता दिया कि आज होटल में खा लेना, कुछ काम की वजह से घर में खाना नहीं बनेगा। फिर वह अपनी जात बिरादरी के पंचों से मिली। बिरादरी ने ताबड़तोड़ पंचायत बुलाई, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बकरा हाथ में आता था तो पंचायत के व्यारे न्यारे हो जाते थे। पंचायत खर्चे के नाम पर तगड़ा हाथ मारती थी, और ये मामला तो बहुत बड़ा था। बिरादरी के मुखिया ने बिजुरी को न्योता भेजा। बिजुरी को पंचायत में उपस्थित होना पड़ा। पंचों ने बिजुरी को साफ साफ लफ्जों में पूछा, जो बात सामने आई है उस पर तुम्हारा क्या कहना है? इतनी छोटी बच्ची को तुम काम के बहाने ले गई। बदमाश मालिक हुक्म सिंह ने उस बच्ची के साथ हवस का गंदा खेल खेला। बच्ची को 3 माह चढ़ गए तब तक उसके साथ दरिंदगी बढ़ती गई। उसके पाप में
तुम भी बराबर की भागीदार हो। उसके कहने पर ही तुम बच्ची के गर्भ की सफाई करवाने डॉक्टर के क्लिनिक ले गए। तुम्हारी डॉक्टर के साथ होने वाली बात को संतोष ने सुन ली थी। बताओ, ये बात सच है या नहीं? पंचायत के तीखे रवैये ने उसे बौखला कर रख दिया, क्योंकि बिजली ने जब से चुटकी को देखा था उसके दिमाग के सारे पुर्जे हिल गए थे। अपने बचाव में वह कुछ कहना चाहती थी, मगर जैसे जबान को लकवा मार गया। दिमाग चारों खाने चित हो गए। उसके सामने मंजर ही कुछ ऐसा था। खौफ से उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ललाट से पसीने की बूंदें बहकर चेहरे पर बिखरने लगी। हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे थे। और उसी वक्त उसने पंचायत के मुखिया के पास ही चुटकी को खड़े देखा। चेहरे पर बिखरते हुए बाल, वह खुले सीने को दोनों हाथों की मदद से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी टांगें बुरी तरह कांपती दिखाई दे रही थी। वह सिसक रही थी। चुटकी का ये रूप मात्र छलावा था। बिजुरी समझ गई थी कि उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। अब उसे किस बात का डर? बिजुरी की आंखें गोल हो गई। उसकी आंखें कतई धोखा नहीं खा सकती थी। वो चुटकी ही थी। यही रूप में उसे बरगद के नीचे देखा था। बिजुरी को इस वक्त किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। चुटकी ने बालों को झटका देकर पीछे हटाया। उसकी सुर्ख आंखें जैसे आग के शोले उगल रही थी। दहशत से बिजुरी की हालत पतली होने लगी। बिरादरी का मुखिया उसे बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहा था। जवाब दे ओ बेगैरत नारी, तुमने ऐसा क्यों किया? बिजुरी काफ़ी हद तक घबरा गई थी और फिर किसी रॉबर्ट की तरह वह शुरू हो गई। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मालिक का मारे से पेट भर गया था, इसीलिए मिल में काम करने वाली औरतों को फुसलाकर मालिक के बिस्तर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी थी, जिसमें मुझे बहुत पैसा मिलता था। एक बार मैंने चुटकी के परिवार की आर्थिक परेशानियां देखी। मैंने चुटकी को मिल में काम देने की बात उसके दादा तक रखी और उसके दादा को पूछकर मैं उसे अपने काम पर ले गई। लेकिन मालिक की बुरी नज़र से वो बच ना पाई। मालिक अपनी बेटी की उम्र की लड़की को पैसे देता गया और उसका शोषण करता गया। आखिरकार चुटकी प्रेग्नेंट हो गई। उसके घर में कानों कान किसी को भनक ना लगे, ऐसा बोलकर मालिक ने चुटकी के गर्भ की सफाई करने का जिम्मा मुझे दिया। चुटकी की माँ बनकर मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची, जहां मुझे संतोष ने देख लिया। लेकिन संतोष का मुंह बंद रखने की मेरी कोशिश नाकाम हुई। गर्भपात करवाने के दूसरे दिन ही छोरी मर गई और बात पंचायत तक पहुंच गई। माई बाप अब सब जान ही गए हैं तो सजा भी सुनाई ही दीजिए। संतोष ने चुटकी को मुखिया के पास खड़े देखा। चुटकी के होठ हिल रहे थे, जबकि आवाज़ बिजुरी के मुंह से निकल रही थी। संतोष को समझते जरा भी देर ना लगी कि बिजुरी ने जो भी कुछ कहा था वो सब चुटकी ने बुलवाया था। बिजुरी की बात सुनकर बिरादरी के मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। बिजुरी के परिवार को अपनी बिरादरी से बेदखल किया जाता है, वह भी 5 साल के लिए। इस घिनौने अपराध के लिए कोई उससे कोई वास्ता नहीं रखेगा। बिरादरी का कोई भी शख्स बिजुरी के परिवार को अपने घर अवसर या मौत पर नहीं बुलाएगा। बिजुरी के परिवार को आज के आज गांव छोड़कर जाने का पंचायत हुक्म देती है और कल जिनिंग मिल के मालिक हुकुम सिंह को पंचायत में बुलाकर उससे दंड वसूला जाएगा। कम से कम उस बूढ़े दादा दादी की पोती हम वापस तो नहीं ला सकते, मगर उन्हें न्याय जरूर दिला सकते हैं। संतोष को बिना डरे चुटकी की बर्बादी की कहानी पंचायत के सामने रखने के लिए सराहा गया। चुटकी ने इंतकाम की आग को हवा दी थी। अब उसे एक आखिरी वार करना था। बिजुरी ने गांव छोड़कर जाने से पहले बिरादरी द्वारा पंचायत में हुई अपनी बदनामी से मालिक को अवगत कराया। हुक्म सिंह पूरी तरह बेफिक्र था, क्योंकि बिरादरी के पंचायतों को खरीदने का वह मादा रखता था। पैसा किसको नहीं लुभाता, हर एक इंसान बिकता है, बस उसकी सही कीमत लगानी चाहिए। आज तक वह अपने पैसों के दम पर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने में कामयाब रहा था हुक्म सिंह। इसीलिए
बिजूरी की बात को उसने नज़रअंदाज कर दिया और वहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। बिजूरी ने जानबूझकर चुटकी लौट आई है ये बात मालिक से छुपाई थी। तभी तो वह रात हुक्म सिंह के लिए कयामत की रात साबित हुई। उसकी सारी हैंकड़ी निकल गई। अपनी 2 बीवियों को छोड़कर आराम से अपने मखमली बिस्तर पर पसरा पड़ा था। एयर कंडीशन के बिना उसे नींद नहीं आती थी। आधी रात को अचानक बिजली चली गई। इतनी ठंडक में भी उसका बदन पसीने से तर हो गया। उसके बेड के नीचे से किसी ने उसे जोरदार धक्का दिया। हुक्म सिंह सक पका गया। अपने कमरे में वो बिल्कुल अकेला था। फिर इस वक्त बेड के नीचे कौन था? इतना भारी धक्का किसी बिल्ली का काम नहीं हो सकता। हुक्म सिंह अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर बेड से उतरा। फर्श पर बैठकर उसने टॉर्च लाइट बेड के नीचे डाली। नीचे कुछ भी तो नहीं था। कुतूहलवश उसने कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा। कहीं कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। हुक्म सिंह का दिमाग उलझ गया जरूर था, पर उसके चेहरे पर जरा से भी डर की सिकन नहीं थी। वापस वह अपने बेड पर लेटा। आज उसकी नींद उड़ गई थी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि दबी हुई बात लीक कैसे हो गई और बिरादरी को किसने बताया। उसके खिलाफ जिसने भी बोलने की हिम्मत की थी उसे वो कतई माफ करने वाला नहीं था। बिरादरी के बिकाऊ लोग ही उसका भांडा देंगे। गुस्से के कारण हुक्म सिंह का दिमाग फटा जा रहा था। अचानक पैरों पर किसी नुकीली चीज ने उसे छुआ कि तभी एक झटके से उसने पैर घुटनों से मोड़कर ऊपर कर लिए। उसका दिल धक से रह गया। दोबारा मोबाइल टॉर्च जलाकर बिस्तर को देखा। बिस्तर पर कुछ भी नहीं था, मगर पैर के तले पर तेज जलन हो रही थी। हुक्म सिंह ने अपने पैर पर नजर डाली। वह बुरी तरह चौंका, उछल कर बैठ गया। अपने पंजे पर लहू देखकर बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके पैर को चूहे ने काटा और उसे भनक तक ना लगी। कितनी अजीब बात थी। मानो या ना मानो इस कमरे में कोई था। हुक्म सिंह समझ गया था कि अब उसे इस कमरे में नींद नहीं आने वाली। तेजी से पलटा, बेड से नीचे उतरा और फिर दरवाजे की ओर आगे बढ़ गया। उसकी सांस हलक में तब अटक गई जब उसने दरवाजे को बाहर से बंद देखा। अपनी पत्नी को कॉल जोड़ी पर संपर्क नहीं हो पाया। चिल्लाकर पत्नी को बुलाना हुक्म सिंह को ठीक ना लगा। वह झुंझलाकर वह वापस मुड़ा। उसे खिड़की खोलना ठीक लगा। खिड़की के पर्दे हटाते ही कमरे में चांदनी बिखर गई। उसने राहत की सांस ली। फिर वह अपने बिस्तर पर आकर बैठा। मोबाइल टॉर्च से एक बार फिर उसने अपने कमरे को चेक किया। संतुष्ट होकर लेटा और इस अजीब एहसास के बारे में सोचने लगा। चांदनी के उजाले में टुकुर टुकुर वह कुछ पकड़ने की कोशिश में लगा था। एक एक पल उस पर भारी था। कुछ वक्त ठीक ठाक गुजरा। उसकी पलकें नींद के बोझ से भारी होने लगी थी कि तभी वह चौंका। उसके पेट पर किसी ने पीछे से हाथ रख दिया। हुक्म सिंह को पीछे देखने की हिम्मत ना हुई। सिर झुकाकर अपने पेट पर रखे पतले हाथ को भयभीत होकर देखने लगा। उसका हृदय जोर जोर से उछलकर पसलियों से टकराने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। जब वह अपनी जगह से हिलने की जरा सी भी चेष्टा किए बिना पड़ा रहा तो एक जबरदस्त धक्का उसे लगा, जिसके कारण हुक्म सिंह सिर के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने उस पर भारी वजन रख दिया हो। उसका दिल धाक धाक बज रहा था। फर्श पर पड़े ही हुक्म सिंह ने बेड के नीचे देखा। बिस्तर के अगले सिरे से किसी लड़की के 2 पैर नीचे लटक रहे थे। डरते डरते उसने सिर उठाकर बिस्तर पर देखा। दहशत से उसका दिमाग सुन्न था। एक बार फिर उसने झुककर बेड के नीचे देखा। हुक्म सिंह को लगा वह पागल हो जाएगा। कभी कोई हाथ से छूता है तो कभी किसी के पैर दिखते हैं, कभी कोई धक्का देता है तो कभी चूहा काटता है। ये सब क्या था? उसकी समझ से परे था।
हुकम सिंह उठकर वापस उसके बिस्तर पर चढ़ बैठा। तब कानों में उभरने वाली फुसफुसाहट सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। हुकम सिंह को जैसे बिजली का तार छू गया। बौखला कर वह इधर उधर देखने लगा। इधर उधर क्या देखता है? फिर से वही आवाज किसी की फूंक बनकर उसके कानों में उतर गई। ठीक खिड़की के नीचे दीवार से सटकर पैर लंबे कर कर एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा बिखरे बालों से ढका हुआ था। फिर भी हुकम सिंह उसे पहचान गया। चुटकी तुम? पहचान गया? उसने जैसे तंग कसा। ऐसे नहीं पहचानेगा है? मेरे नाजुक जिस्म को अपने बिस्तर में रौंद कर मेरी मौत का फरमान लिख दिया जो तूने। आज मैं भी देखती हूं कि तू कैसे सोता है। हुकम सिंह कसमसा कर रह गया। खिड़की वाली दीवार से सटकर बैठी चुटकी अपनी धारदार निगाहों से उसे ही घूर रही थी। हुकम सिंह सारी रात नहीं सो पाया। जब भी झपकी लगती वो उसे धक्का देकर मुंह के बल गिरा देती। हुकम सिंह के लिए वो रात सदमे से भरी बीती। सुबह होने पर उसकी आंखें सूज गई थीं। उसका बदन टूट रहा था, जैसे किसी ने मूड मार से उसकी हड्डियों का कचूमर बना दिया था। ठीक से खड़ा होकर वह चल भी नहीं पा रहा था। कंधों की हड्डियां टूट चुकी हो ऐसा दर्द वो इस वक्त महसूस कर रहा था। 10 बजे बैठने वाली बिरादरी की पंचायत में जाने का उसने मन बना लिया। ड्राइवर को बोलकर गाड़ी निकाली। उसकी हालत देखकर बीवी, बच्चे और यहाँ तक कि ड्राइवर भी परेशान था। ड्राइवर ने पूछा कि ये क्या हुआ है। गिर गया हूँ, ये कहकर उसने पूरी बात टाल दी थी। पंचायत में बिरादरी के लोगों का जमावड़ा था। हुकम सिंह को देखते ही खुसर पुसर होने लगी। बिरादरी के मुखिया ने हुकम सिंह पर लगे इल्ज़ाम की बात उसे बताई। भीड़ में बैठी देवी में उसे चुटकी की झलक दिखी। हुकम सिंह ने अपना गुनाह कबूला। बिरादरी के मुखिया ने दंड के तौर पर उसे 20 लाख रुपये मरने वाली लड़की के दादा दादी को इसी वक्त देने का हुक्म किया। हुकम सिंह जानता था दंड बढ़ते ही बिरादरी की पंचायत से वो बरी हो जाएगा, तभी तो वो पैसे साथ लेकर आया था। बिरादरी के सामने ही हुकम सिंह ने चुटकी के दादा दादी को 20 लाख रुपए कैश दिए। उसका एक मकान जो किराए पर दिया हुआ था वो बिरादरी ने चुटकी के परिवार को दिलवा दिया। बिरादरी के पंचों ने चुटकी के दादा से पहले ही समझौता कर दिया था कि हुकम सिंह से 20 लाख वसूलने हैं, जिसमें से 5 लाख बिरादरी के रहेंगे। हुकम सिंह बलात्कार के केस में रुपये देकर बिरादरी की पंचायत से बरी होकर अपने घर चला गया। बिजुरी बिरादरी से बाहर हो गई। हुकम सिंह खुश था कि पैसे देकर उसने जान छुड़ाई। उसके होठों पर विजयी मुस्कान थी। दूर कोने में बैठी संतोष हुकम सिंह की किस्मत पर हंस रही थी, क्योंकि सिर्फ उसे ही हुकम सिंह के कंधे पर बैठी चुटकी की आत्मा दिखाई दे रही थी। वो जानती थी चुटकी ऐसे ही हुकम सिंह का पीछा नहीं छोड़ेगी। बस इतनी ही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप कमेंट में कुछ लिखें, उसका जवाब मैं दूंगा। आपको कहानी पसंद आई ना आई जो भी हो, आप कमेंट करें, हम बातें करेंगे। आपके सुझाव जो है उस पर हम काम करेंगे। फिर नई कहानी के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।